हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं जो हमारा विद्या क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ चल रहा है उसमें। आज हम फिर से एक नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5। और ये भी जो आपका चैप्टर है ये आपका चैप्टर नागरिक शास्त्र से ही है और इसका जो टाइटल है दैट इज़ जन संघर्ष और आंदोलन। ठीक, तो एक के बाद एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें हम वही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? चलो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, बोलीविया के जल युद्ध आंदोलन से आप क्या समझते हैं। बोलीविया में जो जल युद्ध का आंदोलन हुआ था उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे हमें वो बताना है। एक घटना हमने नेपाल के जन आंदोलन की देखी, अब देखते हैं बोलीविया का जल युद्ध आंदोलन क्या था। देखिए, जीवन एक संघर्ष है जो लोकतंत्र की भावनाओं के साथ सतत प्रभावित रहता है। बोलीविया आपका लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है जो अन्य देशों के समान आर्थिक रूप से अधिक सक्षम नहीं है। बोलीविया के लोगों को जल के निजीकरण के विरुद्ध जन संघर्ष करना पड़ा। देखिए, दरअसल हुआ क्या था बोलीविया में 2006 में हुआ ये कि वहाँ की जो सरकार थी उस पर विश्व बैंक क्या है, एक तरीके का आप समझ सकते हैं दबाव समूह है। उसने क्या किया, बोलीविया की सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया और कहा कि जो जल पहुँचाया जाता है बोलीविया के घरों में, अभी कौन पहुँचाता है, जैसे हमारे यहाँ नगर निगम, नगर पालिका, इसकी जिम्मेदारी होती है घरों में पानी पहुंचाने की। भाई आपकी जो पाइपलाइन होती है वहीं से चालू होती है और वो लोग हमारे यहाँ क्या पहुंचाते हैं, जल का हमें आपूर्ति करते हैं। तो ऐसा ही बोलीविया में भी होता था कि वहाँ का जो नगर निगम है, वहाँ की जो नगर पालिका है, वही जल की आपूर्ति करती थी घरों में। लेकिन विश्व बैंक ने वहाँ की सरकार से कहा, बोलीविया की सरकार से कहा कि जो जल आपूर्ति है वह नगर निगम से लेकर के आप एक निजी संस्थान को दे दीजिए। अब से निजी संस्थान लोगों के घरों में पानी पहुंचाएगा, ना कि नगर पालिका या नगर निगम। ऐसा विश्व बैंक ने कहा बोलीविया की सरकार से। अब जो बोलीविया की सरकार थी भाई वो गरीब थी, गरीब है, बोलीविया देश जो है वो गरीब है। विश्व बैंक क्या देता है, पैसे देता है। तो सरकार किस में आ गई, विश्व बैंक के दबाव में आ गई। क्यों? क्योंकि अगर सरकार विश्व बैंक की बात नहीं मानती तो विश्व बैंक जो है वो बोलीविया को पैसे नहीं देता तो बहुत सारी जो योजनाएं चल रही थी विकास की वो प्रभावित हो जाती वहाँ पर। तो इसलिए जो बोलीविया की सरकार थी उसने जल आपूर्ति करने का जो टेंडर था, टेंडर होता है ना, टेंडर जो था वो किसे दे दिया, एक निजी संस्थान को दे दिया। ठीक, जैसे हमारे यहाँ एयरटेल को मिल जाए, एयरटेल क्या है, रिलायंस जियो क्या है, निजी संस्थान है, इन्हें दे दिया। अब जब निजी संस्थान के पास में ये टेंडर आ गया जल आपूर्ति का, तो निजी संस्थान तो किस लिए काम करता है, अपने फायदे के लिए काम करता है। उसे लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता, वह सिर्फ पैसा कमाने, अपने फायदे के लिए निजी संस्थान काम करता है। अब जब निजी संस्थान जल आपूर्ति करने लगा तो उसने अपने जो चार्जेस थे या जल के बदले में जो पैसा लेना था वो बहुत ज़्यादा लेने लगा। तो लोगों का जो पानी का बिल था वह बहुत ज़्यादा आने लगा। इनकम यानी उनकी आय इतनी थी नहीं, कुल आय 5,000 रुपये थी। अब उसमें से 1,000 रुपये के उनके बिल आने लगे, किसके, पानी के। इतना महंगा पानी हो गया तो लोगों पर क्या पड़ा, एक प्रेशर पड़ा। लोगों की जो आय है वह क्या होने लगी, प्रभावित होने लगी। अब वो बचा ही नहीं पाते थे कुछ। 5,000 रुपये कमा रहे हैं, 1,000 रुपये तो पानी का ही पैसा दे देते, खर्च के लिए बचे सिर्फ 4,000 रुपये। अब उस 4,000 में वो क्या क्या कर लें। तो लोगों पर क्या आने लगा, समस्या आने लगी। तब लोगों ने जन आंदोलन शुरू किया सरकार के विरुद्ध। बोलीविया की सरकार के विरुद्ध लोगों ने क्या किया,
जन आंदोलन शुरू किया और कहा कि ये जो टेंडर आपने निजी संस्थान को दिया है ये उनसे वापस लो और फिर से नगर निगम और नगर पालिका से ही जल आपूर्ति कराइए, जिससे कि हमारे ये जो बढ़े हुए बिल हैं, जो निजी संस्थान हमसे इतना पैसा बटोर रही है या ऐंठ रही है, इसे कम किया जा सके। तो ये था आपका बोलीविया का जन आंदोलन। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, वही यहाँ पर लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं इसे, ठीक है। देखो, तो बोलीविया के लोगों को जल के निजीकरण यानी निजी संस्थान को दे दिया के विरुद्ध जन संघर्ष करना पड़ा, जिसकी सफलता लोकतंत्र की जीवंतता तथा जन संघर्ष का आंतरिक संबंध व्यक्त करती है। और ये आंदोलन जो जन आंदोलन था ये सफल हुआ। इससे क्या पता चलता है कि अगर लोकतंत्र है और जनता चाहे तो आंदोलन करके लोकतंत्र को पुनः स्थापित कर सकती है। ठीक, मतलब आंदोलन से जनता जो लोकतंत्र में खराबी आ गई है उसे पुनः सुधार सकती है। भाई लोकतंत्र में खराबी ही तो आई थी, जिसकी वजह से बोलीविया की लोकतांत्रिक सरकार ने निजी संस्थान को टेंडर दे दिया। ठीक, जैसे हमारे यहाँ पर मोदी जी लोकतांत्रिक सरकार में आए हैं, अगर वो अपने मन से किसी निजी संस्थान को कुछ टेंडर दे दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और वो निजी संस्थान अपने फ़ायदे के लिए काम करे तो हम क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन करके उस निजी संस्थान से टेंडर वापस ले सकते हैं, और यही लोकतंत्र की ताकत है। ठीक, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक गरीब बोलीविया की सरकार पर विश्व बैंक द्वारा दबाव बनाया गया कि नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति का नियंत्रण उनसे वापस ले लिया जाए। सरकार ने कोचबंबा नगर में की जा रही जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रदान कर दिए। कंपनी ने बिना परिणामों पर विचार किए जल मूल्य में 4 गुना वृद्धि कर दी। अनेक लोगों का जल मूल्य भुगतान 1000 रुपये तक पहुंच गया, जबकि बोलीविया के साधारण व्यक्ति की मासिक आय का मात्र 5000 रुपये प्रतिमाह थी। उनकी मासिक आय तो बहुत कम थी। फलतः जनाक्रोश बढ़ने लगा, जिसके कारण व्यापक जनसंघर्ष छिड़ गया। लोग बहुत गुस्सा थे। इतना पैसा, आप देखिए आपके यहाँ बिजली का बिल जब ज़्यादा आता है तो कितनी गुस्सा आती है, इतनी तो हमने यूनिट भी नहीं जलाई, इतना पैसा भी, इतना बिल भेज दिया, आपके अंदर एक आक्रोश आता है। ठीक है। सन 2000 के जनवरी माह में श्रमिक वर्ग, सामुदायिक नेता तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक गठबंधन का प्रारूप तैयार किया। इस संगठन ने शहर में 4 दिनों तक धरना दिया। जब जनाक्रोश था तो जनता ने आंदोलन किए, धरने दिए, हड़तालें की, प्रदर्शन किए। जब सरकार वार्ता के लिए तैयार हुई तभी उन्होंने कहा हम हड़ताल समाप्त करेंगे, किंतु परिणाम आशा के विपरीत आए। एक बार तो हड़ताल की सरकार ने कहा चलो बातचीत से मसले को सुलझाते हैं, लेकिन जब बातचीत हुई तो सरकार ने उनके हिसाब से कुछ भी काम नहीं किया, तो फिर पुनः हड़ताल हुई। पुनः और ज़्यादा तेज़ी से जन आंदोलन हुआ। जब ऐसा हुआ तो फिर थक हार के सरकार को जनता के आंदोलन के आगे घुटने टेकने पड़े और निजी संस्थान को दिया हुआ टेंडर वापस लेना पड़ा, और फिर से वह टेंडर नगर पालिका और नगर निगम को देना पड़ा, जिसकी वजह से दोबारा से जो बिल थे फिर से वो कम हो गए। ठीक है। अतः संगठन ने फिर शहर में 4 दिनों तक धरना प्रदर्शन तथा हड़ताल की। फरवरी माह में पुनः आंदोलन का आरंभ हुआ। इस प्रकार पुलिस द्वारा आक्रामक दमनकारी शक्ति का प्रयोग किया गया। दोबारा में अप्रैल में पुनः विरोध आंदोलन प्रारंभ हो गए। प्रशासन ने मार्शल लॉ लगा दिया। कोई भी 4-5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे, उसे कहते हैं मार्शल लॉ। ठीक।
किंतु जनशक्ति के समक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारी शहर छोड़कर भाग गए। जनशक्ति का विरोध, उसका आंदोलन इतना तीव्र था कि जिस बहुराष्ट्रीय कंपनी को, जिस निजी कंपनी को बोलीविया की सरकार ने टेंडर दिया था, उसके सारे अधिकारी डर के मारे भाग गए। ठीक है। प्रशासन को आंदोलनकारियों की सभी मांगें माननी पड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के करार को निरस्त कर दिया गया और जलापूर्ति का कार्यभार पुनः नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आ गया। जल मूल्य पुनः की भांति या पूर्व की भांति हो गया। इस आंदोलन को बोलीविया का जलयुद्ध आंदोलन कहा जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? बोलीविया का जलयुद्ध आंदोलन कहते हैं। समझ में आया होगा। आगे चलें। बोलीविया का जलयुद्ध आंदोलन, नेपाल का लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी जो दबाव समूह है और आंदोलन है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, हमें ये बताना है। अब देखिए, सबसे पहले एक बारी देख लेते हैं, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। हमारी प्रत्येक गतिविधियों का समाज पर प्रभाव पड़ता है। हम जो भी काम करते हैं, ठीक, हम अगर अच्छा पढ़ेंगे, पढ़ कर के डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सर्वेंट, IAS, IPS कुछ बन जाएंगे तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? समाज पे पड़ेगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, चोरी, डकैती, आतंकवादी बन जाएंगे तो भी उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? समाज पर पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ लैंगिक असमानता यानी स्त्री और पुरुष में जो विभेद किया जाता है वह खत्म होगा तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? समाज पे प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हम जो हर एक गतिविधि करते हैं उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? समाज पर। कोरोना के दौरान अगर हम मास्क पहनते हैं तो किस पर प्रभाव पड़ता है? समाज पर। बीमारी फैलेगी नहीं, समाज स्वस्थ होगा। तो हमारी हर गतिविधि का प्रभाव समाज पर पड़ता है। हमारे द्वारा किए गए सामूहिक क्रियाकलाप यदि एक संगठन अथवा गतिविधि का रूप ले लेते हैं तो उनका व्यापक रूप आंदोलन अथवा दबाव समूह बन जाता है। अगर हम जो गतिविधि कर रहे हैं, ठीक, और वह गतिविधि सामूहिक हो जाए, जैसे कि अगर मैं अकेली हूँ और मैं ये कहूँ मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अभी ये मेरी अकेले की गतिविधि है। अब 10 लोग और मेरे ही गांव के मेरे साथ जुड़ जाएं और ये कहें मैडम हमारा भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा क्या बन गया? एक संगठन बन गया। सबकी समस्या क्या थी? एक थी। अब उन 10 लोगों में और 10 जुड़ गए तो क्या बन गया? वो संगठन बना और धीरे धीरे करके वो क्या बन गया? आंदोलन बन गया। किसके विरुद्ध? ज़्यादा बिजली के बिल के विरुद्ध। क्या बन गया? आंदोलन बन गया। ठीक है। दबाव समूह भी ऐसे ही होते हैं। जैसे जो एक उद्योगपति था, पहले एक अकेला था उद्योगपति, 10 और आकर के उससे जुड़ गए। उद्योगपतियों ने क्या बना लिया? अपना समूह बना लिया। क्यों? क्योंकि सबके फायदे और सबके नुकसान एक से थे। अगर सड़क बनेगी तो हर उद्योगपति को फायदा होगा, चाहे वो लकड़ी वाला हो, चाहे वो आपका लोहे वाला हो, कोई भी उद्योगपति हो, चाहे वो कालीन बनाता हो, सबका ही उसमें क्या होगा? फायदा होगा अगर सड़क बनेगी। मतलब उन सब के हित एक हैं तो सब साथ में आ गए। तब हम इसे क्या कहेंगे? दबाव समूह कहेंगे। वो सरकार पे क्या बनाएंगे? दबाव, कि सड़क बनाओ भैया। ठीक, तो वही है यहाँ पर। इस तरीके से समूह राजनीति को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का भी एक समूह बन जाता है ना, जिसे हम छात्र यूनियन कहते हैं। छात्रों का, आप लोग अभी तो छोटे हैं, जब आप कॉलेज में जाएंगे
या आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनको आप देखते होंगे, छात्रों की एक यूनियन बन जाती है। मूवीज़ में भी दिखाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं कि छात्र यूनियन होती है। जब प्रिंसिपल अगर कुछ नहीं सुन रहा तो किसके पास चले जाओ, छात्र यूनियन के पास, और वो क्या शुरू कर देते हैं, विरोध शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं राजनीति को, हमें ये बताना है यहाँ पर। ठीक, पहला, आंदोलन तथा दबाव समूह अपने लक्ष्य प्राप्ति एवं संबंधित गतिविधियों के लिए जनमानस का समर्थन तथा सहानुभूति प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के समूह जन संचार माध्यमों को भी प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं, जिससे कि संचार माध्यमों द्वारा अनेक आंदोलनों को अधिक लोकप्रियता प्राप्त हो सके। अब देखो, आंदोलन और दबाव समूह सबका क्या होगा, एक ना एक लक्ष्य होगा। जैसे नेपाल में जो जन आंदोलन चला, उसका क्या लक्ष्य था, उसका लक्ष्य यही था ना कि लोकतांत्रिक सरकार आ जाए, राजतंत्र चला जाए, लोकतंत्र की सरकार आ जाए। उसी प्रकार से बोलीविया में जो आपका जन आंदोलन चला, उसका लक्ष्य क्या था कि भाई जो पानी का टेंडर है वो जिस कंपनी को दिया गया है उससे वापस लेके किसे दे दिया जाए, नगर निगम को दे दिया जाए। तो मतलब जो भी आंदोलन होता है या दबाव समूह होता है, उनका अपना एक लक्ष्य होता है, और वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए या फिर संबंधित गतिविधियों के लिए जनमानस का क्या चाहते हैं, समर्थन चाहते हैं। जन आंदोलन कब बनेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं, मीडिया के थ्रू अपना प्रचार करते हैं, अपने प्रचार प्रसार को बढ़ाते हैं। एक ये बात हुई। दूसरा, किस तरीके से दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे दबाव समूह क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं, धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और सरकारी कार्यों को बाधित करने के प्रयासों का आश्रय लेते हैं। अगर सरकारी कार्य बाधित होंगे तो राजनीति प्रभावित होगी, क्योंकि राजनीति किस वजह से चल रही है, सरकार की वजह से। अगर सरकार अच्छे काम करेगी तो राजनीति में रहेगी, ठीक है, वो राजनीतिक दल बना रहेगा, नहीं तो लोगों का उस पर से जो विश्वास है वह खत्म होगा। तीसरा, व्यापारी वर्ग अधिकृत व्यवसायिक नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं व्यापारी वर्ग, जैसे कि हमने क्या देखा, जो संगठन है उद्योगपतियों का, वो एक लॉबी बना लेते हैं अपनी, कि हम एक पार्टी का समर्थन करेंगे, एक पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। जैसे कि ऐसा देखा भी जाता है, या जो चर्चाएं होती हैं वो चलती हैं, कि जैसे अगर मोदी जी की सरकार आ गई है, उदाहरण दे रही हूँ सिर्फ मैं आपको, ठीक, मोदी जी की सरकार आई है तो जियो को ही वो क्या कर रही है, फेवर कर रही है। यानी जियो का जो अंबानी जी हैं उनको ही सारे प्रोजेक्ट क्या मिलते जा रहे, तो क्या बन गई, एक लॉबी बन गई। एक लॉबी व्यापारी वर्ग की ऐसी बनी कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, और एक ऐसी बनी कि हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। तो राजनीतिक जो गतिविधि है वह किसकी वजह से प्रभावित हुई, दबाव समूह की वजह से। क्या दबाव समूह था, उद्योगपतियों का एक दबाव समूह था, जिसने किसे प्रभावित किया, राजनीति को प्रभावित किया, राजनीतिक दल को प्रभावित किया। वही यहाँ पर लिखा है कि लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, लॉबी बना लेते हैं, अथवा बहुमूल्य विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। अब ये जो उद्योगपति हैं, राजनीतिक दल इनकी बात क्यों मानते हैं, क्योंकि ये क्या देते हैं, इन्हें पैसा देते हैं। चुनाव लड़ने के लिए क्या देते हैं, पैसा देते हैं। और जब आप किसी से अगर पैसा लेंगे तो आप उसके दबाव में आएंगे, निश्चित तौर पर आप उसके दबाव में आएंगे, और ऐसा ही होता है। तो ये जो दबाव समूह हैं इस तरीके से राजनीति को प्रभावित करते हैं, ठीक। और देखते हैं आगे, दबाव समूह या आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति प्रशासन के परामर्श समितियों अथवा अधिकारी निकायों में प्रतिभागिता करते हैं। इस तरीके से भी ये राजनीति को प्रभावित करते हैं। कैसे, जैसे देखिए, जब भी कभी
अगर उद्योग के लिए कोई काम करेगी सरकार, मोदी जी की सरकार उद्योगों के लिए कोई काम करना चाहती है, उद्योग में क्या क्या समस्याएं हैं उन्हें देखना चाहती है, तो वो क्या बनाएगी, एक समिति बनाएगी। उस समिति में उद्योग से भी क्या होगा, एक व्यक्ति होगा, ठीक। उसमें एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों को लिया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपके उद्योग की क्या समस्याएं हैं बताएं। तो जब अगर कोई ऐसा उद्योगपति आ गया जिसने भारतीय जनता पार्टी को क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा, तो उस समिति में जो भी बातचीत होगी वह उसको प्रभावित करेगा, उसकी बात सरकार मानेगी। और इसी तरीके से राजनीति प्रभावित होती है, किसकी वजह से, दबाव समूह और आंदोलनकारी की वजह से। जैसे देखिए, जो आपका जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि इरविन समझौता होता है, इरविन समझौता होता है और गांधी जी और इरविन बैठ कर के बात करते हैं और कहते हैं कि भाई आप इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कहिए कि वो गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। उस समय क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और गांधी जी वह आंदोलन चला रहे थे। तो जब ब्रिटिशर्स को लगा कि जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं आएगी तब तक ये जो आपका गोलमेज सम्मेलन है ये सफल नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्या किया, आंदोलनकारियों से बात करनी शुरू की और आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश की जो नीतियां थी उन्हें प्रभावित भी किया, ठीक। तभी तो गांधी इरविन समझौता हुआ। क्यों आए इरविन और गांधी जी से बात की, इसीलिए की उन्होंने कि आंदोलनकारी उनकी नीतियों को प्रभावित कर रहे थे, ठीक है, समझ में आया। और कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे दबाव समूह और जन आंदोलन दलीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागी नहीं होते, किंतु राजनीतिक दलों को वे प्रभावित करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमने अभी देखा कि वो राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं। और अनेक कारणों से तो दबाव समूहों का जन्म ही राजनीतिक दलों द्वारा होता है तथा कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में ही कार्य करते हैं। जैसे राजनीतिक दल की एक शाखा हमारे यहाँ पर हम देखें तो जैसे भारतीय जनता पार्टी और उसका दबाव समूह कौन सा है, ये जो है आपका शाखा जिसे हम बोलते हैं जिसके मोहन भागवत प्रमुख हैं, वो वाली आपकी शाखा, ठीक। तो ये क्या होता है, संघ जो है, संघ जो बना हुआ है ये क्या है, एक तरीके का दबाव समूह है। यह भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा दबाव बना के रखता है कि हमने आपके प्रतिनिधि को जिताने में बहुत बड़ा जन समर्थन दिया है, तो आप अब वही काम करिए जो हमारी विचारधारा के अनुरूप है। और फिर सरकार को करना पड़ता है, करती हैं सरकारें, करते हुए हमें दिखती हैं सरकारें, ठीक। तो इस तरीके से जैसे भारत के अनेक मजदूर संगठन, भारत के छात्र संगठन, कृषक आंदोलन जो हमारे टिकैत जी अभी इस समय राकेश टिकैत जी जो चला रहे हैं, क्या है, कृषक आंदोलन एक दबाव समूह है। किसे प्रभावित कर रहा है, राजनीति को प्रभावित कर रहा है, सरकार को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, अपनी मांगे उठा रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से किसी न किसी प्रकार होती है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय जो आपका भारतीय जनता पार्टी है, यह एक तरीके से संघ से संबद्ध है। संघ और भारतीय जनता पार्टी का आपस में क्या है, एक संबंध है, ठीक। इसीलिए देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेता हैं वे कहाँ से निकल के आए हैं, संघ से निकल के आए। संघ क्या है, एक दबाव समूह है, भारतीय जनता पार्टी क्या है, एक राजनीतिक दल है। तो इस तरीके से आपका ये आपस में संबद्ध होते हैं और जब ये आपस में संबंधित होंगे तो राजनीति को तो निश्चित रूप में प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे दबाव समूह या आंदोलनकारी राजनीति को प्रभावित करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, ठीक। परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से प्रभावित करते ही करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
और भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, जैसे आंदोलन राजनीतिक रूप में परिवर्तित भी हो जाते हैं। जैसे असम में क्या हुआ था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन बनी एक, इन्होंने एक आंदोलन चलाया, ठीक, 1970 की बात, एक उदाहरण दिया गया है और ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि कई बार आंदोलन के बाद में एक राजनीतिक पार्टी भी हमें देखने को मिलती है। एक उदाहरण है असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। 1970 में इन्होंने एक संगठन बनाया और एक आंदोलन शुरू किया असम के अंदर, और ये कहा कि जो भी असम में बाहर के लोग आए हैं, जैसे बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, उन्हें बाहर किया जाए, वापस भेजा जाए उनके देश, क्योंकि ये हमारे रोजगार छीन रहे हैं, हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं। तो ये संगठन बना पहले, इसने आंदोलन शुरू किए, एक मांग थी इस आंदोलन की, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद एक पार्टी बन गई, एक राजनीतिक दल बन गया। अब उसकी अपेक्षा क्या हो गई, उसका उद्देश्य क्या हो गया कि हम सत्ता पर काबिज हों, ठीक। तो कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, दूसरा, अधिकांश दबाव समूहों तथा आंदोलनों का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। प्रत्यक्ष तो नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से तो संबंध नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो आपकी कोई भी राजनीतिक दल है, किसी न किसी दबाव समूह से या किसी न किसी उद्योगपति से पैसा लेकर के वो लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं प्रभावित करेगा, लेकिन जब वो पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो उसे क्या करना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष रूप से उस दबाव समूह की बातों को मानना पड़ेगा, ठीक। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ हम ये पाते हैं कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से यानी परोक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उनके फैसलों को प्रभावित करते हैं, ठीक। इसी के साथ जो आपका ये वाला 5th अध्याय था, 5वां जो अध्याय था जन संघर्ष और आंदोलन, यह समाप्त होता है यहाँ पर। इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमने वो देखे, और साथ ही साथ एक अच्छी खासी चर्चा जो आपकी दबाव समूह किस तरीके से राजनीति को प्रभावित करती है, आंदोलन कैसे प्रभावित करते हैं, हमने वो देखा। आप लोग निरंतर क्वेश्चन बैंक से अभ्यास करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू।